हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जो है तो 11th कोर्स से संबंधित, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे टॉपिक्स 11th की चर्चा करें जो 12वीं क्लास के लिए भी सपोर्टिंग हो, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच कुछ ऐसे खास टॉपिक लेके आएंगे जो 12th में भी सपोर्ट करेगा। तो आज का जो टॉपिक्स है वह मोशन से संबंधित है और इस मोशन चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे आज। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि फिजिक्स से संबंधित जितने सारे टॉपिक्स आएंगे, चाहे वो 11th से संबंधित हो या फिर 12th से संबंधित हो, वो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग टॉपिक से संबंधित कुछ डिफिनीशन को पहले समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। फिर से गौर करें, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। और वह वस्तु जिस पथ का अनुसरण करती है, अर्थात जिस पथ पर वह चलती है, उस पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु को मान के चलिए कि पेड़ में कोई चीज़ है, लटक रहा है, फल ही लटक रहा है, तो उसे यदि हमें तोड़ना है नीचे से, तो हम एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और नीचे से ऊपर की ओर एक एंगल से ऊपर की ओर फेंकते हैं, निशाना लगा के फेंकते हैं, तो वहाँ तक वह पहुँचती है। और सीधे हम यदि इस तरह से फेंकेंगे तो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक उसी तरह से किसी भी वस्तु को, जैसे मिसाइल से संबंधित बात ले लें, बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र होता है, मिसाइल होता है, तो उस सब को एक रेंज से एक निश्चित दूरी तक उसको भेजना होता है। तो इसके लिए एक विशेष कोण के माध्यम से और एक वेग के माध्यम से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसलिए परिभाषा में कहा गया है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब ऊपर की ओर किसी एंगल से, किसी कोण से जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उस वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। परिभाषा हो गई। लेकिन इसके अंतर्गत, इस प्रक्षेप गति के अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जहाँ से फेंकी गई है जिस सतह से, और फिर उसी सतह पर आने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है, और यहाँ जो समय लगता है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, अर्थात उड़ान काल कहा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो एक निश्चित हाइट पर जा कर के उसका वेग शून्य हो जाता है। तो उस महत्तम हाइट को भी प्राप्त करेंगे जहाँ पे उस वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, उसकी हाइट क्या होगी, इसका भी चर्चा करेंगे, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। और तीसरा कि जब हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं ऊपर की ओर इस किसी खास एंगल से, तो वह कितना दूरी पे जाकर के फिर से सतह से टकराएगी, वह दूरी भी प्राप्त करेंगे। और उस दूरी का विशेष नाम यहाँ हो जाता है रेंज। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि भारत ने इस मिसाइल का आविष्कार किया है जिसका रेंज, जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर है या 5000 किलोमीटर है। तो उस रेंज को भी हम प्राप्त करेंगे
अर्थात इस प्रक्षेप गति के अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु के उड़ान काल को प्राप्त करेंगे, महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे और कितनी दूरी तय किया अर्थात उसका रेंज कितना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो पहले हम लोग इस फिगर को समझ लेते हैं, इस पथ को समझ लेते हैं। इस पथ में एक वस्तु को थीटा कोण बनाते हुए u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है। थीटा कोण बनाते हुए u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, जिसमें एक समय महत्तम ऊंचाई P तक पहुंचता है और फिर P से O डैश तक पहुंचती है। अर्थात O से थीटा कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर गति करते हुए अंततोगत्वा फिर से सतह O डैश पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर O से O डैश तक आने में उड़ान काल क्या होगा, ये प्राप्त करना है। इसके बाद O से महत्तम ऊंचाई P तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये महत्तम ऊंचाई कितनी होगी यह निकालेंगे। और अंत में O से O डैश तक, O से O डैश तक आने में कितनी दूरी तय हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सपोज करते हुए कि थीटा कोण से किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंकी गई है, तो यहाँ पर इस u वेग का अर्थात प्रारंभिक वेग का दो घटक हो जाता है, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ही वस्तु ऊपर की ओर जाती है, जबकि क्षैतिज घटक के कारण वह आगे की ओर दूरी तय करती है। यहाँ पर u के जो प्रारंभिक दो घटक हैं वह x अक्ष की दिशा में ux बराबर u cos थीटा, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक में uy इक्वल u sin थीटा होगा। लेकिन कैसे, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखा जाए इस आकृति में, तो यह एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है और इस थीटा के लिए यह भाग परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और नीचे का भाग बेस का, अर्थात थीटा के सामने एक भुजा ये लंब और जिस पर यह कोण बन रहा है वह आधार है। तो यदि हमें आधार प्राप्त करना हो तो, और जबकि यहाँ एक तरह से कर्ण हमें पहले से मालूम है u है, तो आधार और कर्ण का संबंध किससे होता है, cos थीटा से। तो cos थीटा प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो cos थीटा इक्वल इतना, सपोज थोड़ी देर के लिए हम यहाँ इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल b/u। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इक्वल हो जाएगा u cos थीटा, जो कि पहले से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से यदि हम ये प्राप्त कर लेते हैं, इस भाग को a भाग को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें इस दिशा में इसका दूसरा घटक भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसको प्राप्त करने के लिए यह लंब है और यह कर्ण की भांति काम कर रहा है, तो लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा से होता है। तो साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a/u। इसमें यदि हम क्रॉस गुना करते हैं तो a इक्वल प्राप्त होता है u sin थीटा, जो कि पहले से यह लिखा हुआ है। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ux इक्वल u cos थीटा कैसे हुआ और uy इक्वल u sin थीटा कैसे हुआ। इसे भाषा में, लैंग्वेज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया कैसे हुआ ux इक्वल u cos थीटा और कैसे हुआ uy इक्वल u sin थीटा। समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक वेग u के दोनों घटकों में से एक घटक जो ऊपर की ओर है u sin थीटा,
इस पर गुरुत्व बल का प्रभाव पड़ता है, किंतु वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊपर और नीचे आ रही है, जबकि क्षैतिज घटक u cos थीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षैतिज दिशा में g का मान शून्य माना जाता है। इसलिए u cos थीटा पर गुरुत्व बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग O से O डैश तक आने में कितना समय लगा, अर्थात इसका उड़ान काल क्या होगा, इसको प्राप्त करेंगे। लेकिन इसे दो चरण में प्राप्त करेंगे। पहले चरण में O से महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसको प्राप्त करेंगे। और चूंकि जितना O से P तक आने में समय लगता है, उतना ही समय P से O डैश तक आने में लगता है। तो पहले O से P तक उड़ान काल निकाल लेंगे और फिर उसी उड़ान काल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात डबल करेंगे, तो हमें O से O डैश तक आने में कितना उड़ान काल होगा यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए उड़ान काल O से P तक निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग गति के समीकरण का यूज करते हैं। हम लोग गति के समीकरण के अंतर्गत 2 इक्वेशन पढ़े हैं, एक v इक्वल u प्लस AT और दूसरा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इन दोनों में से यहाँ पे हम लोग गति के समीकरण v इक्वल u प्लस AT का यूज करेंगे। अब इस वैल्यू में या इस समीकरण में वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें कि हम जानते हैं v का मतलब होता है अंतिम वेग, u मीन्स प्रारंभिक वेग, a समरूप त्वरण, t टाइम। अब यहाँ पे जब वस्तु O से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जब P तक पहुँचती है, तो P बिंदु पर थोड़ी देर के लिए वेग शून्य हो जाता है, क्योंकि जब तक इस बिंदु पर वेग शून्य नहीं होगी तब तक वस्तु नीचे आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग अधिक होगा और यहाँ आते आते अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर v का वैल्यू 0 बैठाया जाएगा। इक्वल u डैट मीन्स प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक पहले हम लोग प्राप्त कर चुके हैं u साइन थीटा। इसलिए यहाँ पर u का वैल्यू बैठेगा u साइन थीटा प्लस a समरूप त्वरण है, इसके जगह पर g का प्रयोग होगा, क्योंकि a समरूप त्वरण तब यूज होता है जब कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करता है, लेकिन यह वस्तु अभी गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर जा रही है। तो ऊपर या नीचे गति करने के क्रम में जो त्वरण होता है उसको विशेष नाम से दिया जाता है, जिसे हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल g सूचित करते हैं। और दूसरी बात, जब वस्तु गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर गति करती है तो उस वक्त g का मान ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करती है तो g का मान धनात्मक होता है। यहाँ पर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए माइनस g का यूज करेंगे और यहाँ पर आएगा माइनस g इंटू टी। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल u साइन थीटा प्लस माइनस जी टी। माइनस जी टी को लेफ्ट साइड लाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा। जी टी इक्वल u साइन थीटा। टी प्राप्त करेंगे तो g राइट साइड जाएगा, u साइन थीटा बाय g। यह जो टाइम प्राप्त हुआ है वह O से P तक जाने में जो वक्त लगा है ये प्राप्त हुआ है। अर्थात हम यूँ कहें कि O से O डैश तक जो उड़ान काल है उसका आधा दूरी तय करने में जो समय लगा है वह प्राप्त हुआ है। अब इतना ही समय चूँकि आगे की ओर लगेगा, इसलिए इस टाइम को हम डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें उड़ान काल की प्राप्ति हो जाएगी। t इक्वल 2 इंटू टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसलिए t इक्वल 2, t का वैल्यू u साइन थीटा बाय g बैठाएंगे, u साइन थीटा बाय g। यह प्राप्त मान ही O से O डैश तक उड़ान काल कहलाता है।
अर्थात उड़ान काल का व्यंजक t इक्वल 2u sin थीटा बाई जी प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रक्षेप गति के अंतर्गत एक पॉइंट को पढ़ लिया, जिसमें हम लोग उड़ान काल अर्थात जिस क्षैतिज सतह से ऊपर की ओर गई और पुनः नीचे क्षैतिज सतह पर पहुंची, तो O से लेकर के O' तक पहुंचने में जो समय लगा उसे उड़ान काल के रूप में हमें t इक्वल 2u sin थीटा बाय जी प्राप्त होता है।